नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो पीटीईटी 2022 का यानी कि पीटीईटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल अपना जो वीडियो था वो इसी संबंध में था और मैंने आपको उसमें ये जानकारी दी थी कि मिनिमम आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो वो वीडियो जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो को अच्छे से आप समझ पाओ। और उसके अलावा 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं पीटीईटी के बारे में या प्री बीएड के बारे में जिसके आंसर्स आपको जानना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, आवश्यक है। तो उस जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। हालांकि कल मुझे रिप्लाई देने का ज़्यादा समय मिला नहीं, तो आज ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी या बीकॉम भी कह दो, में 50% अंक नहीं होने पर स्नातकोत्तर के प्राप्तांकों के आधार पर आवेदन किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50%, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल या ईडब्ल्यूएस में 50% चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, विडो और डाइवोर्सी में 45% चाहिए, तो वो आपके ग्रेजुएशन में नहीं है। तो आप जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए, एमएससी, एमकॉम, उसके बेसिस पर भी जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। उसमें आपके 50% अनरिजर्व कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरीज मैंने जो बताई उसमें 45% होने चाहिए, तो उनके बेसिस पे भी आप आवेदन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यूनतम प्राप्तांकों में 5% की छूट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को शामिल नहीं किया गया। तो जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अगर आप नेट के लिए देखोगे जो 55% चाहिए होते हैं पीजी में, एमए, एमएससी, एमकॉम में, तो वहाँ पर भी 5% की छूट में ईडब्ल्यूएस को नहीं रखा गया है और इधर भी नहीं रखा गया है। तो ये ईडब्ल्यूएस को जो छूट है वो हर एक भर्ती में या हर एक एग्ज़ाम में नहीं है, कुछ एक में ही है। अगला प्रश्न ये है कि बीकॉम योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं या नहीं है। तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं बीकॉम योग्यताधारी। आगे रीट वगैरह में उनको सामाजिक विषय पढ़ाने हेतु चयनित किया जाएगा। जो कॉमर्स का कुछ ऐसे अपने 1 से 8 तक कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो फिर उनको सामाजिक विषय के अंतर्गत बीए वालों के साथ रखा जाएगा। और यहाँ पर बीकॉम अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, किंतु 2 वर्ष वाला जो कोर्स है उसके लिए कर सकते हैं। 12th में किसी के कॉमर्स है तो वो 4 वर्षीय कोर्स हेतु आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक बीए, बीएड और बीएससी, बीएड ही जो है एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है ना, एक साथ 1 साल बचाने के लिए, तो उसमें बीए, बीएड और बीएससी, बीएड ही आते हैं। बीकॉम, बीएड अभी शुरू नहीं हुआ। हालांकि कुछ समय पहले एक ऐसी अपडेट जरूर आई थी कि जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन वो शायद अगले साल करेंगे, इस साल ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कॉमर्स से आप हो तो कम से कम ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम चाहिए, उसके बाद ही आप जो है बीएड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं या नहीं। अपेयरिंग का देखो मतलब क्या है कि जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होते हैं वो अपेयरिंग होते हैं। मतलब अगर आप 4 साल की बीएड करना चाहते हो तो 11th हो चुकी है, 12th में अभी पढ़ रहे हो, एग्जाम वगैरह दोगे। और अगर आप 2 साल की बीएड करना चाहते हो तो फिर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में जो है पढ़ रहे हो फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर कह दीजिए आप, स्नातक तृतीय वर्ष, तो उसमें पढ़ रहे हो और एग्जाम वगैरह दोगे, तो उसमें जो है आपको अपेयरिंग में काउंट किया जाएगा और अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, मतलब आपके जो ग्रेजुएशन है बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर 4 साल वाले के लिए देखें कोर्स के लिए, तो बीए, बीएससी और साथ में जो बीएड की जाती है उसमें अगर देखें तो 12th में कितने परसेंट होने चाहिए। तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में आपके 50% चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, फिजिकली हैंडीकैप यानी कि दिव्यांगजन, विडो, डाइवोर्सी यानी कि तलाकशुदा और विधवा महिलाएं, उनके लिए 45% जरूरी है। 2 साल वाला कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में, और 4 साल वाला अगर आप कोर्स करना चाहते हो बीए, बीएड या फिर बीएससी, बीएड, तो उसके लिए आपके जो है 12th में ये अंक होने जरूरी है। अनरिजर्व कैटेगरी 50% और रिजर्व कैटेगरी 45%। अभी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो इतने परसेंटेज के साथ जो डिग्री हासिल करनी है वो आपको कब तक कर लेनी है, तो उसके लिए लास्ट डेट है, काउंसलिंग की जो अंतिम तिथि है उस तक आपका ये रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। अब रिजल्ट जारी हो जाने से जो नए अभ्यर्थी हैं वो ये सोचते हैं कि सर रिजल्ट जारी होने का मतलब मार्कशीट आना है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट जारी होने का मतलब एक आपका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो इस जो अपने पीटीटी की जो काउंसलिंग डेट होगी उससे पहले होनी चाहिए। काउंसलिंग की जो लास्ट डेट अगर उदाहरण से हम समझें तो सपोज कीजिए कि 7 जुलाई है, तो आपका रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, 7 जुलाई से पहले 6 जुलाई तक आ जाना चाहिए। फिर मार्कशीट भले बाद में ले आओ, वो कोई परेशानी या दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी, लेकिन शर्त उधर एक ही होती है कि आपकी जो रिजल्ट है वो काउंसलिंग की लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए और मिनिमम इतने परसेंटेज जो अभी मैंने बताए वो उसमें होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन मार्कशीट मान्य है अथवा नहीं, क्योंकि रिजल्ट अगर अपना लास्ट जो काउंसलिंग डेट है उससे 1 2 4 दिन या 1 सप्ताह पहले आए तो तब तक मार्कशीट तो कॉलेज में आएगी नहीं। तो फिर क्या किया जा सकता है, तो वहाँ पर एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी ऑनलाइन जो मार्कशीट है जिसमें आपके वो 45% या 50% जो भी कैटेगरी वाइज बन रहे हैं, तो उसको आप ले जा सकते हो, बशर्ते यूनिवर्सिटी जाके उसको वहाँ पर आप जो अटेस्टेड करवा लेना। कल भी वीडियो मैंने यही बताया था आपको, यूनिवर्सिटी के जो आपके जैसे आर्ट्स या जो भी आपका मतलब पूरा एक संकाय है उसमें जाके आपको साइन और सील करवा लेने हैं, उनके वहाँ बैठे होंगे प्रोफेसर साहब, तो उनसे वो साइन सील करवा के ले आना, तो आपकी ऑनलाइन वाली भी मान्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि काउंसलिंग फ़ी कितनी है, तो काउंसलिंग फ़ी तो देखिए 5,000 रुपये है। अब 5,000 रुपये के बाद ऐसा रूल है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो 200 रुपये जो है काट कर वापस मिलते हैं, और कॉलेज मिलता है फिर भी आप उधर जो है वो एडमिशन नहीं लेते हो तो 600 रुपये काट कर वापस मिलते हैं, ऐसा कुछ इसमें रूल है। अगला क्वेश्चन है कि काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो काउंसलिंग तो देखिए फ़िलहाल तो ऑनलाइन वाला रूल है, पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, बट अब जो कोरोना आया उसके बाद से जो है ऑनलाइन ही हुआ करती, ऑफलाइन नहीं हुआ करती। अगला क्वेश्चन देखिए कि काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होने के पश्चात प्रवेश नहीं लेने पर पुनः अवसर प्राप्त होगा, तो देखिए कॉलेज अलॉट हो गया और वहाँ आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। और इसमें देखिए अपवर्ड मूवमेंट वाला और होता है, मैं आपको बता दूं, आगे क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा है कि देखिए जैसे आपने वहाँ ज्वाइन, जिसको ज्वाइनिंग तो नहीं बोलेंगे, रिपोर्टिंग बोलेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग तो नौकरी के टाइम होती है, यहाँ कॉलेज है तो आपने रिपोर्ट वहाँ कर दिया है, वहाँ एक तरीके से ऑलमोस्ट एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, तो उसमें क्या है कि आपने जो पहला कॉलेज कोई भरा है अपने ऑप्शंस में कि हाँ पहला मुझे ये चाहिए, तो वहाँ 1 2 या 4 5 सीट अगर खाली रह गई है पहली जो लिस्ट है उसके अंतर्गत, तो फिर आप अपवर्ड मूवमेंट्स में जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर वहाँ हो गया तो जो सेकंड आपका ऑप्शन था जहाँ एडमिशन ले लिया वो रद्द हो जाएगा और पहले वाले में जाके रिपोर्टिंग करनी है, और वहाँ नहीं हुआ तो फिर सेकंड वाला रह जाएगा, पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा भी आपको उधर ऑप्शन मिलेगा। और किस श्रेणी को कितना आरक्षण है, तो देखिए आरक्षण का ऐसा मैटर है कि एससी को 16%, एसटी को 12, ओबीसी को 21, एमबीसी को 5, फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांगजनों को 5, एक्स सर्विसमैन को 5 और ईडब्ल्यूएस को 10% है। और जो विडो डाइवोर्सी है उनको महिला कैटेगरी है उसके अंडर 8% विडो को और 2% डाइवोर्सी को आरक्षण है। तो ये इस प्रकार ये सारी चीज़ें हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है नए अभ्यर्थियों के मन में कि बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं क्या, तो देखिए कोशिश ये करो कि आप फ़ोन नंबर अपने खुद के दो और बार बार फ़ोन नंबर चेंज मत करो, और बैंक डिटेल भी अपना खाता खुलवा लो, आजकल तो हर किसी बच्चे बच्ची का होता है, पहले नहीं होता था, तो वो चीज़ें आप स्पष्ट रखो। आईएफएससी कोड्स वगैरह चाहिए तो इंटरनेट पे मिल जाते हैं, नहीं तो बैंक जाके ले लो, तो ये डिटेल वहाँ जो आपको फिल करनी होती है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, इसीलिए सही से भरना फ़ोन नंबर और बैंक डिटेल्स। अपवर्ड मूवमेंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कॉलेज को आपने जो पहला ऑप्शन भरा है, ऑप्शन भरे जाते हैं 1 से 20 तक या 30 तक, फिर उसमें ये होता है ऑल राजस्थान कहीं भी, तो पहला दूसरा तीसरा आपने जो भरा उसमें सपोज आपके दूसरे में आ गया है अपने रिपोर्टिंग का समय, और रिपोर्टिंग आपने कर भी दी, और उस दौरान क्या है कि पहले में सीट अगर खाली है या नहीं है जो भी स्थिति है, तो वहाँ अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन आएगा, और उस अपवर्ड मूवमेंट में आप क्या है कि वो एक फॉर्म या फीलिंग थोड़ी सी होती है, 2 4 चीज़ें वो आप करके अपने रोल नंबर वगैरह डाल के आप जो है अपवर्ड मूवमेंट के लिए अलाउ कर सकते हो खुद को, जिसके अंतर्गत अगर पहला कॉलेज जो आपने भरा था जिसमें आपका नंबर नहीं आया पहली लिस्ट में, तो अगली लिस्ट में आपका वहाँ नंबर आ सकता है, सेकंड लिस्ट जो भी होगी या थर्ड लिस्ट तक, जिसमें आप अपवर्ड मूवमेंट्स के अंतर्गत वहाँ जा सकते हो नज़दीकी कॉलेज में। अगर उधर नहीं आता तो जहाँ आपने रिपोर्टिंग कर दी है कॉलेज में जाके उधर सेलेक्ट हो जाओगे, उधर आपका सारा चलेगा प्रोसेस 2 या 4 साल का। और अगर पहले वाले में सेलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि अगर वहाँ पर पोस्ट खाली होगी, कोई एक सीट खाली होगी ओरिजिनली, तो आप उधर भी जाके जो है अपनी बीएड कर सकते हो, तो सेकंड वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें केवल ऑप्शन ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन कि शिक्षण विषय में अनिवार्य विषय आते हैं, तो अनिवार्य विषय नहीं गिने जाते, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसी के आधार पर शिक्षण विषय निर्धारित होते हैं। शिक्षण विषय जो है एक रुचिकर बिंदु है, मुझे ऑफलाइन भी कॉलेज में काफ़ी सारी छात्राएं पूछती रहती हैं, तो इसके संबंध में जल्दी मैं एक पूरा एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग शिक्षण विषयों के बारे में बात करेंगे कि कैसे कौन से सब्जेक्ट्स का आप कॉम्बिनेशन चुन सकते हो। अगला क्वेश्चन की रीचेकिंग का विकल्प उपलब्ध होता है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल होता है, जैसे रिजल्ट आएगा उसके अगले 10 दिन तक आप रीचेकिंग का जो है फॉर्म भर सकते हो। और रीचेकिंग तो क्या मतलब, इसमें रिकाउंट ही होगा और तो क्या होगा, अब सदा होते हैं ज़्यादा, तो क्या ही चेक करेंगे। और जाति प्रमाण पत्र किन श्रेणियों को लगाना है, तो देखिए
जाति प्रमाण पत्र तो सामान्य जो होता है SC ST OBC इनको ही लगाना है। OBC का 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए OBC MBC का, और SC ST का तो पूरा लाइफ टाइम वैलिड होता है। और आय प्रमाण पत्र जो है वो EWS को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि EWS का जो निर्धारण है वो आय के बेसिस पर ही है, आय और जो ज़मीन वगैरह की चीज़ें रहती है उसी पे है। अन्य श्रेणियों का भी है आय वाला मैटर, बट EWS का बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट जो है वो EWS को लगाना है। अगला क्वेश्चन कि क्या जो वर्तमान सैनिक हैं इन सर्विस वो भी परीक्षा में आरक्षण के अधिकारी हैं क्या? तो जी हाँ, एक्स सर्विसमैन तो हर भर्ती में होते हैं आरक्षण के पात्र, लेकिन इन सर्विसमैन हैं जो भी फौज में प्रेजेंट हैं वो भी इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई वो ऐसे नहीं है कि नौकरी लग जाएंगे इसको मतलब कोर्स में जैसे एडमिशन मिलेगा। ये एक कोर्स है नॉर्मल, जैसे ग्रेजुएशन कैसे होता है उस टाइप का ये शिक्षक प्रशिक्षण है। तो इसलिए जो प्रेजेंट फौजी हैं वो भी इसमें जो है एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। अगला प्रश्न कि सैन्य आश्रितों में कौन आते हैं? तो देखिए, सैन्य आश्रितों में जो है कोई फौजी हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो उनका बेटा, बेटी, पति, अगर जो कोई पत्नी थी फौज में वो शहीद हो गई हैं तो उनके पति, और पति थे शहीद हो गए तो पत्नी, और उनके जो असली भाई बहन हैं मतलब सगे जो भाई बहन हैं वो चाचा के, मामा के लड़के, ऐसे नहीं सगे वाले, तो वो भी जो है इसमें आ सकते हैं, बशर्ते कि वो उस शहीद पर निर्भर थे, उस शहीद पर आश्रित थे, तो वो सैन्य आश्रितों की सूची में आते हैं। अब सेना आधारित आरक्षण जो है वो BSF और CRPF को भी है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये केवल जो फौज है, फौज मतलब यहाँ सेना का मतलब ये है थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों को ही है। और बाकी जो है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं इनको, BSF CRPF, इनको कोई भी आरक्षण प्राप्त नहीं है, और न ही इनको कोई वो शहीदों वाली सुविधाएं हैं जो यहाँ पर फौज को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान का मूल निवासी किसे माना जाएगा? तो मूल निवासी तो उसे ही माना जाएगा जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो, और अगर वो नहीं है तो उन्होंने राजस्थान से 10th 12th और ग्रेजुएशन ये सब किया है राजस्थान के किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से, तो वो भी जो है राजस्थान के मूल निवासी कहे जाएंगे। अगला प्रश्न कि अन्य राज्य की महिला को राजस्थान की मूल निवासी माना जा सकता है क्या? तो बिल्कुल माना जा सकता है, बशर्ते उसके पति के पास जो है वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो, और विवाह पंजीयन जो है वो हो उसके पास कि भाई हाँ इस पुरुष से मैंने शादी की है, और वो जो पुरुष हो उनके हस्बैंड उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो, तो वो महिला भी जो है मूल निवासी मानी जा सकती। इस PTET के क्रम में बात कर रहे हैं, बाकी तो खैर हर एक चीज़ों जो है भर्ती की अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग रूल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अन्य राज्यों के अभ्यर्थी किस श्रेणी से चयनित हो सकते हैं और अधिकतम कितने प्रतिशत तक? तो बाकी भर्तियों के जैसे मैंने कहा अलग अलग रूल्स रहते हैं, लेकिन PTET की अगर हम बात करें तो बाकी जो राज्यों के अभ्यर्थी है वो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे आपको अनारक्षित सामान्य श्रेणी, उसमें चयनित हो सकते हैं, और अधिकतम 5% तक हो सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? तो ऑफिशियल वेबसाइट्स तो 2 हैं इसकी, ऐसे फेक वाली बहुत बनेगी, उस पर आप मत जाना। पिछली बार क्या हुआ था कि इन फेक वाली वेबसाइट्स पर जाकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म वगैरह फिल कर दिए थे, और उसमें उनके पैसे वगैरह चले गए, डेबिट कार्ड से जो है वो बिना OTP के पैसे जाने लगे, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ आ गई थी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही जाना, और 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी कारणवश नहीं दे पाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी याद दिला देना कि सर वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक दे दो, ताकि आप फिर जब भी कोई अपडेट आए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखें, फेक वाली पे ना जाए, क्योंकि वो फिर वो अपना उनका एड्स का एजेंडा चलता है, तो उसमें फिर वो ऐसी झूठी झूठी जानकारियाँ देते हैं, तो उनसे आप थोड़ा बच के रहिएगा। और इन सब के अलावा भी जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगा सिलेबस के संबंध में, मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर्स है उनके संबंध में, और विषयों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा उस संबंध में भी एक वीडियो लाऊंगा, और जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।